हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो कवर कर रहे थे 2023 के। तो दोस्तों चलिए, मैंने इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों। तो आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम अभी हो चुका है या नहीं हुआ है, जो लोग तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो लोग मेरी इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहिए और सारे पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और एनालाइज करते रहिए। तो दोस्तों उसी प्लेलिस्ट की अगली वीडियो है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी डीआई स्टार्ट करते हैं। 2 राज्यों एक्स और वाई में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों सौर, पवन और कोयला द्वारा उत्पादित विद्युत की स्थापित क्षमता और उनकी अपनी अपनी जनसंख्या के संबंध में वर्ष 2011 और 2021 के आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं। आंकड़ों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राज्यवार जनसंख्या और स्थापित विद्युत क्षमता का विवरण। तो दोस्तों इसमें हम लोग अब सारणी देख लेते हैं। राज्य एक्स और राज्य वाई 2011 का डेटा और 2021 का डेटा दिया गया है। पॉपुलेशन और सौर गीगावाट में सौर ऊर्जा, उसके बाद पवन, उसके बाद कोयला, ये सब गीगावाट में। और ऐसे ही दो राज्य एक्स में भी दी गई है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पहले में की तरफ चलते हैं। किस राज्य में और विद्युत के ऊर्जा स्रोत के किस प्रकार में स्थापित क्षमता की 10कीय वृद्धि प्रतिशत में अधिकतम थी? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा। राज्य एक्स में देख लीजिए, राज्य एक्स में पवन की। और ये हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों जो भी हमारी ऊपर की जो संख्या है इसी से हमारी पूरी डीआई सॉल्व होगी। तो सबसे पहले सौर, इसका हम लोग 40%, उसके बाद कोयला, उसके बाद पवन, और इन सब का अलग अलग हम लोग जो वृद्धि दर है वो निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य एक्स में वर्ष 2021 में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? तो दोस्तों ऐसे ही इसका प्रति व्यक्ति उपलब्धता बराबर कुल विद्युत बटे जनसंख्या दोस्तों। और इस जगह पे इसका जो डाटा है वो रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय क्षमता का प्रतिशत निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम था दोस्तों? तो दोस्तों इसमें राज्य एक्स में सौर ऊर्जा यानी 2011 की पूछी गई है, तो 30/70 × 100, तो इसका 42.9% निकलेगा। ऐसे ही राज्य एक्स में पवन ऊर्जा का निकालेंगे, फिर सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा। इसमें 2011 के पहले सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद 2021 का पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों राज्यों में वर्ष 2011 में से वर्ष 2021 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से कुल स्थापित विद्युत क्षमता में औसत वृद्धि कितनी है? दोस्तों इसमें औसत वृद्धि पूछी गई, तो राज्य एक्स में 13 गीगावाट और राज्य वाई में 7 गीगावाट। तो अगर इनका औसत निकालेंगे तो 13 + 7/2 हो जाएगा। तो हमारा जो इसका औसत निकलेगा वो 10 गीगावाट निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता निम्न में से किसमें न्यूनतम थी? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, राज्य वाई वर्ष 2011 में। और निकाला कैसे है ये दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। एक्स में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता 2011 की, सबसे पहले 70 गीगावाट बटे जो उसका डाटा है वो रखेंगे, बराबर कितना निकलेगा हमारा 1.4, ये किलो वाट में है दोस्तों। इसी तरह से हम लोग अपना डाटा रख के इसका जितना भी मतलब प्रतिशत है बनेगा वो निकालेंगे। न्यूनतम उपलब्धता पूछी गई है इसमें, तो इसमें सबसे जो न्यूनतम उपलब्धता है वो किसकी बताई गई है दोस्तों? राज्य वाई की 2011 की, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इसका डाटा रहा 1.21। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी डीआई सॉल्व हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में नीचे 2 कथन दिए गए हैं।
इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना है। तो कथन पहला है, समायोजन तब होता है जब हम अपनी दुनिया में घटनाओं का अर्थ निकालने के लिए अपनी विद्यमान रूपरेखाओं का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कथन दूसरा है, आत्मसात्करण तब होता है जब हमें नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को अनिवार्यतः बदलना होता है। तो दोस्तों अगर इसका सही ऑप्शन देखें तो बी होगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही गलत है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समायोजन तब होता है जब बड़े या विस्तृत रूप से आवासीय खंडों को आम जनमानस के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह स्थानीय अधिवास से संबंधित होता है। आत्मसात्करण तब होता है जब हमें नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को अनिवार्यतः पूर्ण रूप से अपने अंतर्गत समाहित कर लिया जाता है, अतः दोनों कथन गलत हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण है? ए है स्काइप, बी है पिक्टोचार्ट, सी है नीली या ब्लू जीन्स बैठ के, डी है जैबर, ई है माइंड मिएस्टर। और इसके बाद सही ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, ए सी डी। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण स्काइप, नीली या ब्लू जीन्स बैठ के एवं जैबर है। स्काइप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रयोक्ताओं को इंटरनेट पर वॉइस व वीडियो कॉल की अनुमति देता है। ब्लू जीन्स बैठ के एक क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा प्रदान करती हैं। जैबर के माध्यम से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक ने अपनी एक कक्षा में एक भौतिकी परियोजना आरंभ की है। परियोजना में छात्रों को 5-5 सदस्यों वाले समूहों में व्यवस्थित किया गया है। समूह का प्रत्येक सदस्य किसी एक परियोजना या प्रोजेक्ट का एक संघटक बनाने के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद प्रत्येक समूह के 5 संघटकों को एक संपूर्ण परियोजना बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाएगा और यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उलझन भरी समस्या। दोस्तों इसी के साथ मैंने घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन हिस्ट्री की बुक है वो भी स्टार्ट कर दी है। जो यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और यूजीसी नेट में जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल बुक है। तो जो भी लोग हिस्ट्री अच्छे से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो लोग मेरी उस प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियोज़ ज़रूर देखें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक शिक्षक ने अपनी एक कक्षा में एक भौतिकी परियोजना आरंभ की है और परियोजना में छात्रों को 5-5 सदस्यों वाले समूहों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक सदस्य को किसी एक परियोजना पर एवं इसी तरह अन्य संगठनों में एक साथ जोड़ा जाएगा। यह उलझन भरी समस्या का उदाहरण प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पोषक प्रभाव जांच प्रशिक्षण मॉडल में से संबंधित हैं? ए है सृजनात्मकता की भावना, बी है उन्नत संकल्पना निर्माण रणनीतियाँ, सी है अधिगम में स्वायत्तता की स्वतंत्रता, डी है आगमनात्मक तर्कना, ई वैज्ञानिक प्रक्रिया। तो इसका दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, केवल ए सी ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। सबसे पहले देख लेते हैं। सूची 1 में पलायन है। पलायन का संलग्न प्रभाव भय, और स्व अभिकथन का है सकारात्मक स्वभाव, और कुतूहल का विस्मय, अधिग्रहण का स्वामित्व की भावना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभागी अथवा विषय चर का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण हो सकता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, किसी व्यक्ति का राजनीतिक संबंध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याख्या विरोधाभास पद सामान्यतया निम्न में से किसमें प्रयोग की जाती है? इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, पर सांस्कृतिक शोध। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या विरोधाभास पद सामान्यतया पर सांस्कृतिक शोध में प्रयोग की जाती है। यह कई संस्कृतियों में मानव मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन है, जिसमें विभिन्न समाजों के बीच मूल्यों, प्रथाओं आदि में समानता और अंतर का अवलोकन शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेब आधारित शोध
के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? ए है यह शोधकर्ता के लिए समय की बचत करता है। बी है प्रतिभागियों के लिए वेब पूरे दिन खुला रहता है। सी है आंकड़ा संग्रहण सटीक और स्वचालित होता है। डी है दूरस्थ प्रतिभागी मूल्यवान आंकड़े प्रदान करते हैं। ई है डिजिटल असमानता के आंकड़े प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा, ए बी सी। अगला क्वेश्चन है कथन पहला, प्रायोगिक शोध में हम उन बाह्य कारकों का विलोपन नहीं कर सकते हैं जो परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो और कथन दूसरा है, सर्वेक्षण के शोध में भारी मात्रा में मूल्यवान और विविध प्रकार के आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा। कथन पहला गलत है लेकिन कथन दूसरा सही है। प्रायोगिक शोध में हम उन बाह्य कारकों का विलोपन कर सकते हैं जो परिणाम को प्रभावित करते हैं। सर्वेक्षण शोध में भारी मात्रा में मूल्यवान और विविध प्रकार के आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा पहला स्टेटमेंट है, टी परीक्षणों का प्रयोग दो समूहों के बीच माध्य अंतरों के परीक्षण के लिए किया जाता है। और कथन दूसरा है, ANOVA समूह माध्यों के अंतर की तुलना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी। कथन पहला सही है लेकिन कथन जो दूसरा है वो गलत दिया गया है। ANOVA समूह माध्यों के अंतर की तुलना कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यकुशल सामुदायिक संचार के प्रति तर्जन निम्न में से किसके मान से संबंधित है? दोस्तों तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, शक्ति से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यम संप्रेषण में निम्नलिखित में से किसे विश्वसनीय मानने को अधिक वरीयता दी जाती है? दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी होगा, ज्ञात प्रथम सूचना स्रोत। माध्यम संप्रेषण में ज्ञात प्रथम सूचना स्रोत को विश्वसनीय मानने में अधिक वरीयता दी जाती है। सूचना स्रोत से तात्पर्य है कि जिन स्रोतों से हमें सूचना प्राप्त होती है, हम प्रलेख मानव संसाधनों के अतिरिक्त जन माध्यम से भी सूचना प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन संप्रेषण के सामान्य वर्गीकरण हैं? ए है प्रकाशीय या ऑप्टिक्स, बी है ज्ञान संबंधी या एपिस्टेमिक्स, सी है गतिमान या काइनेसिक्स, डी है स्वरीय, ई है हैप्टिक्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, केवल सी डी ई। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संप्रेषण के सामान्य वर्गीकरण गतिमान, स्वरीय और हैप्टिक्स हैं। काइनेसिक्स या शारीरिक हाव भाव अभिव्यंजन संचार होता है जो विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। स्वरीय संप्रेषण भाषाओं को सीखने और बोलने का माध्यम होता है। हैप्टिक संचार अशाब्दिक संचार होता है जिसमें लोग और जानवर स्पर्श की भावना के माध्यम से संवाद और बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन पहला है, महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन कार्य दिशा या मास लाइन संप्रेषण का प्रयोग किया गया था। और कथन दूसरा है, जन कार्य दिशा या मास लाइन संप्रेषण निरुद्देश्य होता है और अराजकता की स्थिति को और बढ़ा देता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा। पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन इसका गलत है। तो महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन कार्य दिशा संप्रेषण का प्रयोग किया गया था और जन कार्य संप्रेषण लोगों के वास्तविक दुनिया की स्थितियों के आधार से संबंधित होता है। इस संप्रेषण का एक निश्चित उद्देश्य होता है और यह अराजकता को बढ़ावा नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन पहला इसमें संप्रेषण के कतिपय पश्चिमी दृष्टिकोण भाषा और उसके प्रयोग से संबंधित है। दोस्तों कथन दूसरा दिया गया है, एशिया में विद्वान संप्रेषण में मौन के तत्व को महत्ता देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए होगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित के रूप में दी गई श्रृंखला का 51वां पद बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, TN बराबर A प्लस और ब्रैकेट में N-1 फिर ब्रैकेट बंद करके D। इस फॉर्मूले से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। तो T51 बराबर 12 प्लस ब्रैकेट में 51 - 1 फिर 3/2
2। तो हमारा जो क्वेश्चन है, अगर जो +12 के बाद की संख्या को सॉल्व करेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। तो 12 + 75 बराबर 87। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई x सेंटीमीटर है, दूसरे 20 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई y सेंटीमीटर, शेष 20 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई z सेंटीमीटर। तो संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थियों को औसत ऊंचाई बताइए। तो दोस्तों औसत कैसे ज्ञात करते हैं नॉर्मली, तो 20x + 20y + 20z बटे 60 हो जाएगा। तो x + y + z बटे 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए और बी किसी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने अपना कार्य एक साथ प्रारंभ किया था, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद कार्य करना छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा कर लिया। तो ए ने कितने दिनों बाद कार्य करना छोड़ दिया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ए और बी का जो है इनके कार्य का लासा ले लेंगे, 45 और 40। तो जितना भी आएगा उससे हमें वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं, जैसे कि इसमें वो हमें पता चल जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या बोला गया है, बस जो क्वेश्चन में बोलता जाएगा हमको वही फॉलो करते जाना है। लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ दिया दोस्तों, तो मतलब कि बी ने वो शेष कार्य को पूरा किया, लेकिन हमें बताया गया कि 23 दिनों में उसने पूरा कर लिया। तो लास्ट के 23 दिनों में बी जितना कार्य कर रहा है उस कार्य को निकाल लेंगे, तो जो बचा हुआ कार्य होगा ए ने उतने दिन ही कार्य किया है दोस्तों। तो इससे हमारा दिन निकाल आएंगे कि ए ने कितने दिन कार्य किया। दोस्तों इसमें इस सॉल्यूशन से क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और ये टाइम भी ले लेगा। तो इसका आंसर आएगा 9 दिन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में 1 लाख रुपए जमा किया और वार्षिक 5% की साधारण ब्याज दर के अनुसार 25,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो बताइए कि उस व्यक्ति ने कितनी समयावधि तक बैंक में जो धनराशि जमा कर रखी थी। तो इसका दोस्तों वही सिंपल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, PRT बटे 100। तो उससे हमारा जो समय है वो निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक फल विक्रेता अपने 80% फलों की बिक्री करता है और शेष फलों के केवल 20% को फेंक देता है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसके बाद ही सॉल्व करना है, क्योंकि अगर सही से क्वेश्चन पढ़ा नहीं दोस्तों, जल्दबाजी में पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं निकलेगा, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को खुले दिमाग से बिल्कुल शांति से पढ़ना है। एक फल विक्रेता को अपने 80% फलों की बिक्री करता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल शेष कितना बच गया, 20%। 80% की तो बिक्री हो गई, तो शेष फलों के केवल, मतलब हमारे पास जो 20% बचा था उसका भी 20%, इसमें बोल रहा है शेष फलों के केवल 20% को फेंक देता है, यानी जो 20% था उसका भी उसने 20% फेंक देता है। और वह अगले दिन पिछले दिन के बचे हुए फलों में से 50% की बिक्री करता है, मतलब 20% उसने फेंक दिया था और उसी के 50% की बिक्री करता है और शेष फलों को फेंक देता है। तो फिर वो उसने शेष फलों को फेंक दिया, तो यह विक्रेता अपने फलों का कुल कितना प्रतिशत फेंक देता है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 80%। तो यह विक्रेता अपने फलों का कुल कितना प्रतिशत फेंक देता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन को आप लोगों ने सही से पढ़ लिया होगा तो आपका आंसर निकल आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी आएगा, 12%। बाकी आप लोग इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है। हमारे देश में वर्षों से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है, इसलिए हम निस्संदेह रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षक इन दोनों अपना कार्य नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, मिथ्याकरण तर्क दोष है इसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि इस प्रतिज्ञप्ति कोई भी स्तनधारी जलीय पशु नहीं है को सत्य के रूप में दिया गया है, तो इससे निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्ति का प्रत्यक्ष रूप से अनुमान किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, कुछ स्तनधारी जलीय पशु नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं? ए, कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं हैं, कुछ कुत्ते आक्रामक पशु हैं, कुछ गैर कुत्ते आक्रामक पशु हैं, और डी है कुछ गैर आक्रामक पशु गैर कुत्ते नहीं हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, ए और डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत हैं? सभी वस्तुएं नश्वर हैं, बी दिया गया है कुछ वस्तुएं नश्वर हैं, सी है कुछ वस्तुएं नश्वर नहीं है, डी है कोई भी वस्तु नश्वर नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी वस्तुएं नश्वर हैं और कोई भी वस्तु नश्वर नहीं है। ये कथन एक दूसरे के विपरीत हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने जब फ़ोन पर अपने मित्र से उसके आवास पर जाने के मार्ग के बारे में पूछा तो भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय संप्रदाय के अनुसार मेरे मित्र ने जो कहा उसे सुनने और समझने के लिए मेरे द्वारा निम्नलिखित में से ज्ञान के किस साधन का उपयोग किया गया दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, प्रत्यक्ष। अपने वातावरण के बारे में इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके उससे ज्ञान और अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवगम या प्रत्यक्षण कहते हैं। उपयुक्त प्रश्न में ज्ञान के प्रत्यक्ष का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए से सी तक दिए गए निम्नलिखित अनुप्रयोगों या एप्लीकेशनों में से कौन मुक्त स्रोत डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर निर्मित होते हैं? ए है PHP, बी है WinRAR, सी है डिजीलॉकर। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी दिया गया है, केवल ए और सी। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। PHP और डिजीलॉकर जैसे मुक्त स्रोत डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर निर्मित होते हैं। PHP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। पहले इसे पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता था। डिजीलॉकर एक भारतीय डिजिटलीकरण ऑनलाइन सेवा है जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिजिटल भारत पहल के तहत प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दो कथन दिए गए हैं और पहला और दूसरे कथन में कौन सा सही है और कौन सा गलत है हमें ये बताना है। तो कथन पहला है, वेब 3.0 अंतःक्रियात्मक वेब है और इसका सर्वोत्तम गुण विषय वस्तु का लोकतांत्रिकरण है। दूसरा कथन है दोस्तों, एप्पल का सीरी वेब 3.0 एप्लीकेशन का एक उदाहरण है जो लोगों के लिए सूचना की वृहत मात्रा को ज्ञान और उपयोगी क्रियाओं के रूप में सारबद्ध कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला असत्य है लेकिन कथन दूसरा सत्य है। वेब 3.0 वर्ल्ड वाइड वेब के अगले विकास का वर्णन करता है। यह यूज़र इंटरफेस जो इंटरनेट पर दस्तावेजों, अनुप्रयोगों और मल्टीमीडिया तक पहुंच प्रदान करता है। एप्पल का सीरी वेब 3.0 एप्लीकेशन का एक उदाहरण है जो लोगों के लिए सूचना की वृहत मात्रा को ज्ञान और उपयोगी क्रियाओं के रूप में सारबद्ध करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, विवाल्डी एक वेब सर्च इंजन है और कथन दूसरा है, माइक्रोसॉफ्ट विंग एक वेब ब्राउज़र है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी होगा, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही असत्य हैं। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विवाल्डी एक डेस्कटॉप ब्राउज़र का एंड्रॉयड संस्करण है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक सर्च इंजन है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विगत कुछ वर्षों में खबरों में रहने वाले शब्द मेज, पेटिया और वान्नाकाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी, साइबर हमले से। मेज, पेटिया, वन्नाक्राई, रैंसम वेयर, मेलवेयर, फाइललेस अटैक, फिशिंग, जीरो डे एक्सेप्ट क्वाइट आदि साइबर हमलों से संबंधित है। साइबर हमला एक प्रकार का अपराध है जो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु के निर्माण और प्रसार को नियुक्ति की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से दो युग्म सही सम्मिलित हैं? तो दोस्तों ए दिया गया है AICT
ए अभियांत्रिकी शिक्षा, बी है CEC अभी स्नातक शिक्षा, और सी है NCERT, और डी है UGC। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी है। पहला है AICET स्नातक स्तरीय शिक्षा, दूसरा है CEC अधि स्नातक शिक्षा, और तीसरा है NCERT विद्यालय या प्राथमिक स्तर शिक्षा, और चौथा है UGC गैर तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा। अगले क्वेश्चन में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जल प्रदूषक और सूची 2 में उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों। इसके सही मिलान देख लेते हैं। अकार्बनिक रसायन का सही उदाहरण क्या है? लवण। और कार्बनिक रसायन का प्रक्षालक, रेडियोधर्मी सामग्री, आयोडीन और रोगमूलक परजीवी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गैस की अधिकतम वैश्विक तापन क्षमता GWP है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6 गैस की सर्वाधिक तापन क्षमता होती है। यह एक अकार्बनिक गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन एवं अज्वलनशील गैस होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से 2300 गुना ज़्यादा हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य दुष्प्रभावों की पहचान कीजिए। ए है वाणी व्यवधान, बी है श्रवण ह्रास, सी है उच्च रक्तचाप, डी है श्वसन रोग, ई है अनिद्रा रोग। तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल ABCE। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सौर ऊर्जा प्रणाली है, सूची 2 में उसके प्रकार या फंक्शन है दोस्तों। इसका सही व्याख्या देख लेते हैं। सौर ऊर्जा प्रणाली में सौर चूल्हा का कार्य क्या है? भोजन पकाना। सौर कुंड का गर्म जल उत्पन्न करना, सौर स्टील्स का जल को लवण रहित करना, और सौर भट्टा को काम है सुखाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के केंद्रीय मिशन है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, बी है मरुस्थलीकरण संबंधी राष्ट्रीय मिशन, सी है राष्ट्रीय जल मिशन, ई है सतत कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन, ई है हिंद महासागर संबंधी राष्ट्रीय मिशन। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, केवल A, C और D। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन एवं सतत कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना की केंद्रीय मिशन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कौशल विकास व उद्यमशीलता के लिए सर्वप्रथम एक पृथक मंत्रालय बनाने की घोषणा की थी? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, SAMVAY का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी होगा, स्किल एक्रेडिटेशन मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या NEP 2020 का लक्ष्य है कि व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2018 में 26.3% से बढ़ाकर यह दिया जाए। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर अपनाया गया। इसने 1986 की शिक्षा नीति का स्थान ग्रहण किया है, और NEP 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2018 में 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें एक तरफ विषय दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं दोस्तों। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले जो तर्कशास्त्र है, इसका प्राचीन नाम था अन्वेक्षिकी, और बी है निर्वचन मीमांसा, व्युत्पत्ति विज्ञान निरुक्त, कर्मकांड कल्प। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन वाला है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है, 1857 में समावेशन के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय भौगोलिक क्षेत्रों के लिए संबंधनकारी विश्वविद्यालय थे।
और कथन दूसरा दोस्तों, 1857 में समावेशन के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के लिए संबद्धता के क्षेत्रों की कोई भौगोलिक सीमाएं इंगित नहीं की गई थी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसके सही हैं। 1857 अधिनियम के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बने थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर हमारे इस पेपर 1 में जो आखिरी के 5 क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज पे आधारित होते हैं, यानी गद्यांश को। तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही दिया जाता है। आप जिस भी लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको इस पैसेज के जरिए ही मिलते हैं, और ये पैसेज या इसके क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये पूरा पैसेज अच्छे से दिखा के इसके आपको क्वेश्चन और इसके आंसर बता देती हूँ, ताकि आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ में आए कि किस तरह के पैसेज आते हैं और उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पैसेज का पहला क्वेश्चन है, यथास्थिति पूर्वाग्रह का एक कारण है दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ध्यान का अभाव। इसी पैसेज का अगला क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल पर स्विचिंग की लागत। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, मात्र अंगूठा दबाना है। टीवी रिमोट कंट्रोल पर स्विचिंग की लागत मात्र अंगूठा दबाना है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के संदर्भ में अवशिष्ट का अर्थ है दोस्तों। तो टेलीविजन, इसका बी ऑप्शन सही होगा, इसे देखना जारी रखना। अगला क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट विकल्प निम्नलिखित में से किस स्थिति में सशक्त बन जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका, डिफ़ॉल्ट निर्धारक उनका अनुमोदन करते हैं। दोस्तों इस पैसेज का और इस सेट का सबसे आखिरी क्वेश्चन ये रहा, यह गद्यांश निम्नलिखित में से किसकी विसंरचना है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा, यथास्थिति, पूर्वाग्रह और डिफ़ॉल्ट विकल्पों का विषय। तो दोस्तों हमारा ये सेट यहीं से कंप्लीट होता है। जो भी लोग, जिन लोगों का भी पेपर अभी बचा हुआ है, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और सभी लोग अच्छे से रिवीजन करके जाएं, और जो भी पॉइंट्स पेपर में ज़रूर पूछे जा रहे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ के जाएं।